देखिए, आज हमारा जो मोटिव होगा एमसीक्यू डिस्कशन होगा। एमसीक्यू का डिस्कशन वो होगा लॉसेस पे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के लॉसेस पर। फिर इसके बाद शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट एंड सेकेंड वन शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, एमसीक्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस का मतलब पीआई और कॉपर लॉस, पीआई और कॉपर लॉस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, पीआई एंड कॉपर लॉस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 34-35 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम फंडामेंटल से अब आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो अब यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों हम बोल रहे थे कि कुछ बच्चे कह रहे थे ना सर फार्मूला लिखवा दो बात खत्म हो जाए। क्यों हम कर रहे थे डिटेल में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि डीप में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन एसएससी जेईई एई व्हाटएवर जितने भी एग्ज़ाम है सबके लिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप फोकस करना है, ये नहीं कि और सीरियसली फोकस कर लोगे यहीं पे अगर, तो जो लोग के माइंड में रहा होगा ना कि जब हमने थ्योरी कराई थी और थ्योरी में डिटेलिंग में करवाया था क्यों परफॉर्म इधर करना चाहिए उधर करना चाहिए, क्योंकि उस पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अपने मन से हम नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको ध्यान से देखना और उसको कमेंट में कि सर ये डाउट है वो डाउट है वो आप लिखते चले जाना। और कोशिश करो कि एक्सप्लेनेशन फुल में दो, अपना फुल एक्सप्लेनेशन दो। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन क्लोज़र होते हैं, तो दैट्स वाई उससे भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलेंगे चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाई वोल्टेज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस रिमेन कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव फॉर द लोड चेंजेस। लोड चेंजेस मतलब करंट के करस्पॉन्डिंग कौन से लॉसेस होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, करंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। आपको याद है हमने बताया था कौन कौन से लॉसेस होते हैं, आयरन लॉस एंड जिसको बोल सकते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये किसके बराबर होता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस के करस्पॉन्डिंग। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है। फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस तो नहीं है। सेकेंड है कॉपर लॉस, ये तो करंट पे डिपेंडेंट होता है। हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, तो कौन सा है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। चलो आप ऑप्शन देखें कितने लोगों ने क्या क्या बताया है, ठीक है। हाँ सर रीजन लिखो। हाँ, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस टुगेदर कॉल्ड एज ए कोर लॉस इन ट्रांसफार्मर, गुड, बहुत अच्छे। दीज लॉसेस आर रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू करंट, हाँ ठीक है। रिमेन सेम ऑफ द लोड्स पे कोई डिपेंड नहीं करता ना, क्योंकि कोर लॉस जो होता है याद करो पीआई जो होता है इसके करस्पॉन्डिंग होता है पीएच प्लस पीई, और ये जो वैल्यू आती थी V² डिवाइड बाई RI। तो इसमें लोड करंट से कोई मतलब नहीं, ये अप्लाई वोल्टेज है और ये RI क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट, ठीक है। ये दोनों भी हमने फार्मूला में कहीं एडी करंट का मतलब कहीं पे करंट पे डिपेंडेंट थे क्या, दोनों नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। तो दैट इज हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है आयरन लॉस या कोर लॉस। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। खैर सबका क्लियर है, सबने एक ही आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएशन इन द हिस्टैरिसीस लॉस इन ट्रांसफार्मर बी मैक्स, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी किसके करस्पॉन्डिंग किसके प्रोपोर्शनल होता है, हिस्टैरिसीस लॉस पीएच की वैल्यू याद करो, पीएच जो होता है इन बीएम के पावर 1.6 लिखे थे हम लोगों ने, कहा था स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर आयरन लॉस के, आयरन के लिए, ठीक है। तो कौन सा है 1.6, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखें आंसर आप लोगों ने क्या लिखा है कमेंट में। हाँ स्टीफेंसन कांस्टेंट है ना, द हीट, ठीक है। फार्मूला लिखना है, हाँ चलो वेरिएशन रेंज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है ना, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे,
कोई दिक्कत तो बोल देना कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 3। हाँ, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड अपॉन लोड करेंट, लोड वोल्टेज किसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पावर फैक्टर पे कि किस पे। लीकेज फ्लक्स बताओ। लीकेज फ्लक्स जो है वोल्टेज से तो इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हाँ, लोड करंट से होता है ना, लोड करंट की वजह से क्या होता है। हाँ, लीकेज फ्लक्स क्या होता है बोलो सर। लीकेज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि जो करंट होती है वो नेट फ्लक्स के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स का मतलब φm प्लस φ लीकेज। तो अगर करंट इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, फ्लक्स पे जो लीकेज फ्लक्स पे भी क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा है सर ने, इफ़ करंट इंक्रीज नेट फ्लक्स ऑफ द इंक्रीज फ्लक्स द फ्लक्स लीकेज आल्सो इंक्रीजेज विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू द लॉसेस एज इन देन नॉट एबल टू लिंक द। ठीक है, सही है। तो विच वन इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दूसरा नहीं हो सकता। लोड करंट एंड वोल्टेज तो डिपेंड करता है, करंट से उसका मतलब होता है ना, लोड करंट से, ठीक है। लोड करंट एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें कितने लोगों ने सबके सब आंसर ए पे ही लगाए हैं, वाह गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो न्यूमेरिकल भी देख लो सर। न्यूमेरिकल कर रहे हो ना, न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं कुछ लोगों को, बस न्यूमेरिकल वाले पहले प्रॉब्लम देख लो, ठीक है। चलिए, न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम ये है आपका, स्क्रीन पे देखो। बोला ना, द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज़ 1600। हाँ, बताओ इसका आंसर। 800 किस बेस पे 800 जी? किस बेस पे 800 तो होगा ही नहीं। देखो, एक्स के फैक्टर करस्पॉन्डिंग जो पावर लॉस था वो किसके करस्पॉन्डिंग था, x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। ये कितना है, 1/2 का हाफ लोड के बारे में बोला ना, तो ये है 1600, तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। फार्मूला ये याद रखो, ठीक है। ये बोला है ना, फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर लाइक दिस वन, हाफ लोड के करस्पॉन्ड देखना है, तो 1/2 मत कर देना, 800 तो नहीं होगा, 800 एक ने बंद कर दिया है, ठीक है। फार्मूला ये होता है ना, कितना हो जाएगा 400, तो विच वन इज़ करेक्ट, डी। चलो गुड। तो जिसने चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो बोलो जल्दी, तुरंत बोलो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम उस चीज़ को फिर से देख लेंगे, टेंशन नहीं लेने का। सिलिकॉन स्टील यूज इन लेमिनेशन बिकॉज इट रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस। सिलिकॉन जो स्टील यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ इन लेमिनेशन बिकॉज इट रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस। देखो सी और डी तो है नहीं, इस पर सोचना भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, कभी कभी क्या होता है कि तुक्का भी मानना हो, कन्फ्यूज़न हो कि दो लग रहा है सेम, ठीक है। तो सी और डी तो कभी नहीं होगा, ठीक है। कॉपर लॉस के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं क्या, नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस। अब आते हैं, बताओ कौन बताएगा आंसर, ए। वाह क्या बात है। रीज़न भी लिखो, रीज़न ज़रूरी है, ठीक है, रीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, रीजन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सच ए स्मॉल हिस्टेरेसिस एरिया। हाँ, इससे हिस्टेरेसिस लूप क्या मिलता है, जो सिलिकॉन स्टील हम यूज़ करते हैं ना, जो हिस्टेरेसिस लूप होता है वो क्या होता है, उसका ये जो एरिया होगा वो बहुत नैरो मिलता है, बहुत कम मिलता है, ठीक है। जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस वन क्या मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, पर साइकिल वेरी लो मिलेगा। तो उससे क्या होगा, लो कॉपर लॉस होगा। हाँ, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, गुड। बहुत सही एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत सही एक्सप्लेनेशन, बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखो अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों डिटेल में करवाया था। हमने बोला था ना पूरा डेप्थ में पढ़ो, नहीं जितना हो सकता है जाओ,
जिससे क्या होगा कि फ़ायदा आपको बहुत छाटने में दिक्कत नहीं होती। नाउ नेक्स्ट वन, कौन सा ऑप्शन? ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, if the supply frequency to transformer increase, the iron loss will not change, decreases, increases, cannot be determined। बोलो, अब इसको बताने की ज़रूरत है क्या? इसको बताने की ज़रूरत है क्या? आयरन लॉस क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं। आयरन लॉस क्या होता है? आयरन लॉस जो होता है पी आई दिस इक्वल टू पी एच प्लस पी ई करस्पॉन्डिंग, ये दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सुनना, ये भी प्रोपोर्शनल होता है, ये भी प्रोपोर्शनल होता है। कोई स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, कोई बिना स्क्वायर करस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, पी ई जो है स्क्वायर करस्पॉन्डिंग होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो पी आई पे क्या पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ के बाद बोला है तो इस वजह से इंक्रीज़ करेगा। चलो हाँ, कितने लोगों ने आंसर क्या लिखा है देखें? सी, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, आयरन लॉस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। एज अ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज द फ्लक्स डेंसिटी को डिक्रीजेज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेजर, तो विच वन करेक्ट? सी करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद वाला, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेजर आयरन लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर? लो पावर फैक्टर वाट मीटर की, यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर की, फ्रीक्वेंसी मीटर की, एनी टाइप ऑफ वाट मीटर। क्वेश्चन यही है ना, आयरन लॉस को कैलकुलेट करना। देखो आयरन लॉस के लिए, आयरन लॉस कैलकुलेट कब किया जाता है? हमने बताया था ओपन सर्किट टेस्ट में, नहीं? याद करो, ये आर आई और ये क्या होता है? एक्स एम। तो इंटायर जो कॉइल होती है वो किसकी तरीके से बिहेव करेगी? इंडक्टिव नेचर की हो जाएगी ना, इंडक्टिव नेचर। क्यों? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है, दैट्स वाई ये जो है आयरन लॉस में ओपन सर्किट टेस्ट में ही परफॉर्म किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से हम लोग डिटरमाइन करते हैं ना आयरन लॉस। तो जब आयरन लॉस ओपन सर्किट टेस्ट की हेल्प से डिटरमाइन करते हैं तो पहली बात कि ये जो पूरी कॉइल है वो कैसे, कोई इंडक्टिव नेचर की। समझ में आया कि नहीं? इंडक्टिव नेचर का मतलब इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस है, दैट्स वाई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जब बात आती है कि भाई ये हो गया आई एम और ये क्या होता था? आई आई, और यहीं पे वी नॉट भी होता था, याद करो। तो हम लोग जो बनाते थे पावर फैक्टर, ये याद करो, ये क्या था? आई नॉट। इन दोनों के बीच का एंगल ये बहुत ज़्यादा होता था, करीब 75 से नहीं 75 है वो। तो जो कॉस फाई है वो क्या है? लो है ना। तो कॉस फाई यहाँ पे क्या है? पावर फैक्टर क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लो पावर फैक्टर वाट मीटर हमको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? बोलो, किसी डाउट हो तो पूछो। जो सेकेंडरी साइड है ओपन सर्किट टेस्ट में क्या हो गई थी? ओपन हो गई थी ना। तो इंटायर कॉइल कैसी हो गई थी? इंटायर कॉइल प्योरली इंडक्टिव इन नेचर, इंडक्टिव नेचर की है। सो पावर फैक्टर क्या मिलेगा हमको? लैगिंग मिलेगा, क्योंकि इंडक्टिव नेचर की, दैट्स वाई। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग और साथ साथ पावर फैक्टर आप देखो, क्योंकि आई एम की वैल्यू इसके कंपैरिजन में क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से इधर ये शिफ्ट कर जाता है, तो ये एंगल क्लोजर टू 75 से ऊपर ही आता है। ठीक है, तो कॉस फाई क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यहाँ पे हम तो कौन सा ओपन से वाट मीटर जो है लो पावर फैक्टर, क्वेश्चन ये भी आ जाता है ओपन सर्किट टेस्ट में, हम लोग लो पावर फैक्टर कौन सा वाट मीटर यूज़ करते हैं? तो हम यहाँ पे लो पावर फैक्टर वाट मीटर जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? रीज़न क्या है? ठीक है, एनी वाट मीटर नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो, हर का रीज़न होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, सपोज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट हो तो तुरंत पूछो कि सर यहाँ पे डाउट है, ये जो भी है। ठीक है, तो वो डाउट क्लियर हो एकदम। एक चीज़ देखो, जहाँ तक एक्सप्लेनेशन हो, अगर रेंज में है तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। एक बच्चे ने थोड़ा बहुत किया था, चलो कोई नहीं।
इंडक्टिव नेचर का होगा, लेकिन लो होगा कि नहीं वो कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। इसीलिए कहते थे कि न्यूमेरिकल भी कुछ करने चाहिए, इसी वजह से न्यूमेरिकल भी करवाए थे सब्जेक्टिव वे में, कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कौन ज़्यादा होता है कौन कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रिड्यूस आयरन लॉसेस एंड increase, then how reduction in core losses and increases in permeability can be obtained simultaneously in transformer। बताओ कौन बताएगा। core buildup lamination of cold roll grain oriented steel, cold buildup of laminated of hard roll steel नहीं, cannot be determined frequency, ये तो सबको पता है। CRGO यूज़ करते हैं ना, CRGO तो कौन सा होता है। देखो पहली बात फ्रीक्वेंसी मीटर नो, कैन नॉट बी डिटरमाइन ये भी नहीं, कोर बिल्डअप ऑफ ए लेमिनेशन ऑफ ए हॉट रोल्ड स्टील नहीं, ये तो होता नहीं। ये ओरिएंटेड कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील, कोर बिल्डअप ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड, ठीक है। लेमिनेटर क्यों यूज़ करते हैं, लेमिनेटर यूज़ करने से क्या होगा बोलो। हाँ खैर डिस्कस कर चुके हैं। चलो तो क्वेश्चन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन, सब तो जानते ही हो तुम लोग जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये रिवीजन है, इसको कर लोगे तो फिर आपको एग्जाम में नहीं कहते हैं ना घबराहट होती, सर क्या करें आप क्या पढ़ें, कुछ नहीं। देखो डिटेल जिसने पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं, जो आलतू फालतू पढ़ेगा उसको तो बहुत दिक्कत होगी। इतना चलो क्वेश्चन है, बताओ कौन बताएगा। लॉसेस विच अकर्स इन रोटेशनल इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डू नॉट अकर्स इन ट्रांसफार्मर, कौन सा है जो लॉसेस जो है इलेक्ट्रिकल मशीन में अकर करता है बट ट्रांसफार्मर में अकर नहीं करता है। ये तो सबको पता है, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। रीज़न क्योंकि कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसको सबको पता है। क्या बात है, मैग्नेटिक ये सब लॉसेस अकर करते हैं, बस केवल फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस अकर नहीं करता। किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड, कौन सा है। फ्रिक्शन लॉस क्योंकि ये जो है करंट पे डिपेंड तो करता नहीं, ठीक है। देखो क्या कर दिया, कोर लॉस इवन, ये बोला ना विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, जीरो कौन सा होगा, ठीक है। कांस्टेंट की बात नहीं बोला, जीरो, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिया, कोर लॉस। कोर लॉस होता है फुल लोड हो लेकिन अप्लाई वोल्टेज तो है ना, दैट्स वाई लॉस होगा, लेकिन जीरो नहीं है ना, वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ज़बरदस्ती मत लगा देना। फ्रिक्शन लॉस सही है, एडी करंट लॉस ये भी होगा, हिस्टेरिसिस लॉस ये भी होगा। तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो कोई डाउट तो नहीं है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, a cell type transformer has high eddy current loss, reduced magnetic leakage, negligible hysteresis loss, cannot be determined. Which one is correct? बताओ जल्दी से। reduce magnetic leakage हाँ सभी ने बी सही है, ठीक है। हाँ क्लोजर, सेल टाइप में क्या होती है, वाइंडिंग आर ब्रॉड क्लोजर इन सेल टाइप एज कंपेयर टू कोर टाइप। हाँ गुड। लीकेज फ्लक्स ऑफ इज़ वेरी लेस इन सेल टाइप,
सही है। मोस्ट ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद बोथ द कॉइल, मोस्ट ऑफ द फ्लक्स जो होता है लिंकेज होता है बोथ कॉइल से, ठीक है। देयर इज सम लीकेज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, सही है, ठीक है। चलो खैर हमने डिटेल में डिस्कस किया था, सबका सही है, तो दैट्स वाई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं अब। तो ये हो गया हमारा लॉसेस करस्पॉन्डिंग। अब हम डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, आगे डिस्कस करते हैं। बोलो तो क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं ओपन सर्किट टेस्ट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये लॉसेस करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम हो गई। अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो होगा आपका 1 by 1 क्वेश्चन नंबर जो भी है, क्वेश्चन नंबर 12 है या जो भी है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी सप्लाई रेटेड, बताया था ओपन सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग। इन ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, V0, I0 और PI, इसको क्या बोलते हैं, आयरन लॉस और कोर लॉस, ठीक है। और ये क्या था, कोर लॉस कंपोनेंट, ये क्या होता है, नो लोड करंट, नो लोड करंट, और ये क्या है, रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट, प्राइमरी सप्लाई रेटेड के भी नो, प्राइमरी सप्लाई फुल लोड करंट नो, प्राइमरी सप्लाई करंट एट रिड्यूस वोल्टेज नो, प्राइमरी सप्लाई रेटेड वोल्टेज। तो विच वन इज करेक्ट, डी। रीजन भी डिस्कस किया था, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इतना डिटेल वहाँ पे डिस्कस किया था, क्यों कैसे। कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन है, ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड सो एज टू गेट, हिस्टेरिसिस लॉस पाते हैं उससे, कि कॉपर लॉस पाते हैं, कि कोर लॉस पाते हैं, कि एडी करंट लॉस पाते हैं, कोर लॉस पाते हैं ना। ये कौन सा होता है, PI, दैट इज कोर लॉस। हाँ सही है, सबका सही है, हाँ ठीक है। वाई ओपन सर्किट इज परफॉर्म ऑन लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड की तरफ क्यों परफॉर्म किया जाता है, बताओ रीजन। सिंपल कंस्ट्रक्शन की वजह से, रीजन जरूर लिखना है। लेस वोल्टेज रिक्वायरमेंट पैरामीटर कैन बी डिटरमाइन, देखो हमने बताया था क्या, सिंपल कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। हाँ सिंपल कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हाई वोल्टेज साइड से भी कर सकते हैं, बताया था हमने, हाई वोल्टेज साइड चाहे लो वोल्टेज दोनों साइड से कर सकते थे। लेकिन एडवांटेजेबल होता है अचीव करना, अचीव करने की बात होती है। जैसे मान लो कि एक तरफ है 250 वोल्ट और दूसरी तरफ है 1000 वोल्ट, अगर दोनों साइड परफॉर्म करने से अगर रिज़ल्ट हमको सेम आता है, ठीक है, तो किस साइड परफॉर्म करना पसंद करेंगे, लो वोल्टेज साइड की तरफ। रीज़न उसका ये बताया था क्योंकि इंसुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं, इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है। और उसको फिर अगर हाई वोल्टेज साइड की तरफ ले जाना है तो हम विद द हेल्प ऑफ क्या बताता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की हेल्प से हम उसको जो है हाई वोल्टेज साइड की तरफ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो लेस वोल्टेज कौन सा होगा, लेस वोल्टेज रिक्वायर्ड एंड पैरामीटर कैन बी ट्रांसफर टू हाई वोल्टेज साइड, ठीक है। गुड सर, ओपन टेस्ट, हाँ क्या लिखा है आपने, ओपन सर्किट टेस्ट कैन बी परफॉर्म ऑन एनी साइड बट सप्लाई वोल्टेज अवेलेबल वी जनरली कंडक्ट टेस्ट, हाँ ठीक है सही है, कोई नहीं। चलो तो क्लियर है ना, कौन सा ऑप्शन, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन नंबर जो भी है 15 है, जो भी है 16, ओपन सर्किट टेस्ट। हाँ, इन ओपन सर्किट टेस्ट ऑल द पावर सप्लाई इज़ यूटिलाइज फॉर कोर लॉसेस, आयरन लॉसेस। देखो ये दोनों ही लॉसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। चाहे कोर लॉस और आयरन लॉस क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। बोला ना, मोर इफेक्टिव आंसर कौन सा होगा, विंडेज लॉस तो नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इससे कोई मतलब नहीं। ओपन सर्किट टेस्ट सॉल्व, ठीक है। तो कौन सा है,
कोर लॉस के आयरन, दोनों लॉस को तो हम लोग आयरन लॉस चाहे कोर लॉस बोथ आर सेम लॉसेस होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, दोनों ही, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी है ये हो गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस एंड ब्रांच कंपोनेंट जीआई इज कैलकुलेटेड। जीआई को किससे कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है? जीआई की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग होगी? देखो पी आई दिस इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर आई, तो इसको वी नॉट का स्क्वायर इंटू जी आई, तो जी आई दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आई डिवाइड बाई वी नॉट का स्क्वायर। कौन सा है, पी नॉट अपॉन, विच वन इज करेक्ट? यहाँ पे पी नॉट दिया हुआ ना, पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट का स्क्वायर, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, दूसरे तरीके से भी और भी निकल सकते हैं। अच्छा, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, देखो कैसे। और यहाँ से वी नॉट नहीं, वी नॉट दिस इक्वल टू जेड नॉट इंटू आई नॉट, जेड नॉट नहीं वाई नॉट यहाँ पे होता है, वाई नॉट, सॉरी वाई नॉट दिस इक्वल टू हम लोग आई नॉट डिवाइड बाई वी नॉट। ठीक है, नहीं चारों ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पे वी वन बाई आई नॉट, अच्छा वी वन बाई आई नॉट दिया है, वी वन बाई आई नॉट, यहाँ पे वी वन और यहाँ पे कौन सा है, एक सेकेंड, आई नॉट है, आई नॉट तो ये होता है ना जी। ठीक है, तो इससे कोई मतलब, इससे नहीं निकलेगा, तो विच वन इज करेक्ट, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट, ब्रॉन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये सही है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन और करेक्ट स्टेटमेंट? ईएमएफ पर टर्न इन लो वोल्टेज साइड, ये तो सबको पता होगा, ईएमएफ पर टर्न जो होता है, ठीक है, कौन सा होगा जी, बोलो जल्दी से। ईएमएफ पर टर्न इन लो वोल्टेज इज मोर देन ईएमएफ पर टर्न, ये क्या है जी, लो वोल्टेज वाइंडिंग मोर देन ईएमएफ पर टर्न इन, रुक जाओ एक सेकेंड, हाई वोल्टेज, यहाँ पे हाई वोल्टेज होगा ना, दोनों सेम नहीं होगा, हाई वोल्टेज है, ठीक है, और यहाँ पे हाई वोल्टेज कर दो, अब सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ईएमएफ पर टर्न इन लो वोल्टेज वाइंडिंग इज मोर देन ईएमएफ पर टर्न इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ईएमएफ पर टर्न इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज लेस देन। ठीक है, आपको पता है इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है, ईएमएफ पर टर्न इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग इज, बोलो कौन सा होगा, ईएमएफ पर टर्न इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग इक्वल टू ईएमएफ पर टर्न इन लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बताने की जरूरत थी नहीं वैसे, खैर चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन नंबर है आप देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, if the applied voltage of a transformer increase by 50% and frequency is reduced by 50%, the maximum flux density will be, तो maximum flux density क्या होगी ये हमको बताना है। ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बताना है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, बताओ कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। इफ द अप्लाई वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाई 50%, द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस बाई 50%, द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी विल बी। देखो हमने क्या बताया था, वी नॉट दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होता है, E1 दिस इक्वल टू √2 पाई f N1 phi m,
ठीक है। फाई एम इज़ प्रपोर्शनल टू वी बाई एफ, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, हमने क्या बोला क्वेश्चन में, बोला है क्वेश्चन रीड करो कि इंक्रीज कर दिया गया 50%, वोल्टेज को इंक्रीज कर, मतलब V2 की वैल्यू कितनी होगी 50%, मतलब इंक्रीज कर दिया गया 1 + 0.5 इंटू V1, तो V2 की वैल्यू 1.5 V1, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया गया 50%, F2 की वैल्यू 1 - 0.5 F1, तो ये कितना होगा 0.5 इंटू F1, तो F2 की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो फाई एम जो है प्रोपोर्शनल है, आप ऐसे लिख सकते हो कि फाई 1 नहीं, ये तो कांस्टेंट होता है, तो V बाई एफ, ठीक है, V बाई एफ के करस्पॉन्डिंग चीज़ों हमको देखना है, फ्लक्स देखना है ना। अच्छा, फ्लक्स पे क्या चेंजेस होंगे, तो ये ऐसे लिख लो, फाई M2 दिस इज प्रोपोर्शनल टू V2 बाई F2, तो फाई M2 डिवाइड बाई फाई M1 दिस बी इक्वल टू V2 बाई V1, ये F1 डिवाइड बाई F2, V2 बाई V1 ये कितना है 1.5 डिवाइड बाई 0.5, और F1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, F1 डिवाइड बाई 0.5, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, V2 और V1 में क्या रिलेशन है, V2 दिस इक्वल टू 1.5, ये V1 और ये V1, ठीक है। हाँ, फाइनली आपको क्या मिलेगा 3 टाइम्स फाई M2 दिस इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फाई M1, तो मैक्सिमम फ्लक्स बोला ना क्वेश्चन में, हाँ, द चेंजेस टू 3 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। दिख रहा है ना जी सबको? केवल 3 लोग सही बताए हैं, 3 टाइम्स। अच्छा, अब तो सबका सही आ रहा है, वाह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल कोर लॉस कैन बी टर्म एज एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉसेस, ठीक है। तो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, मैग्नेटिक लॉसेस करस्पॉन्डिंग, चलो, द टोटल कोर लॉस कैन बी टर्म एज एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, कॉपर लॉस एंड मैग्नेटिक लॉस। द टोटल लॉस, देखो टोटल लॉस, टोटल कोर लॉस की बात हो रही है, टोटल कोर लॉस क्या होता है PI, ये क्या होता है PH प्लस PE, ये दोनों ही BM के क्या होते हैं, ठीक है। अब ये मत बोल देना टोटल बोला है ना, तो टोटल कोर लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों आते हैं, ये नहीं कि इंडिविजुअल नहीं, तो ये दोनों A भी नहीं होगा B भी नहीं होगा, ये आधे आधे पार्ट हुए ना। कॉपर लॉस नहीं, मैग्नेटिक लॉस होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक लॉस का मतलब क्या होता है, चूँकि जो PI है प्रोपोर्शनल है फाई M के, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे टर्म में कि चूँकि मैग्नेट ये कोर की वजह से है ना, तो कोर की वजह से जो लॉस है वो डिपेंडेंट है किसके, फाई M के करस्पॉन्डिंग, तो इसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। द टोटल बोल सकते हैं ना, द टोटल कोर लॉस इज़ ड्यू टू किसकी वजह से, आयरन लॉस, और एनी कोर मटेरियल की वजह से भी कह सकते हैं। तो आयरन लॉस प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के, ठीक है, तो देयर इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था नहीं, तो नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर जो भी है, जो भी दिया है, एडी करंट लॉस इतना दिया, एडी करंट लॉस व्हेन द ट्रांसफार्मर इज साइडेड बाय DC सोर्स ऑफ द सेम वोल्टेज विल बी। अच्छा है,
डीसी सोर्स के लिए क्या होगा, बोला है ना कि 2 kVA 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ एन एडी करंट लॉस ऑफ 40 वाट है। द एडी करंट लॉस व्हेन द ट्रांसफार्मर इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स। ठीक है, अगर एडी करंट लॉस व्हेन द एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स से अगर हम एक्साइटेड करें तो सेम वोल्टेज विल बी, तो सेम वोल्टेज पे हमको जो एडी करंट लॉस वो कितना मिलेगा बताओ। एडी करंट लॉस किस पे डिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ये एसी करस्पॉन्डिंग जब फ्लक्स चेंज करता है तभी हमको मिलता है ना एडी करंट लॉस। याद करो, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस ईएमएफ मिलता था, और इंड्यूस ईएमएफ की वजह से आपको क्या मिलता था, बताया था। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमको जो है सर्कुलर पाथ में हमको करंट मिलती थी, नहीं गोल गोल को मिलती थी। फिर उसी को हमने रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया था कि लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ किया था। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी वाला। ठीक है, खैर तो विच वन इज़ 0 वाट। गुड, 0 वाट। वाह, डीसी के लिए तो क्योंकि फ्लक्स चेंज होता नहीं है, दैट्स वाई वहाँ पे एडी करंट लॉस का पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है। डीसी करंट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0, तो लॉस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 0 करस्पॉन्डिंग। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फार्मूला फॉर बीएम। कौन सा करेक्ट फार्मूला नहीं है बीएम का। ठीक है, बताओ। बीएम का मैग्नेटिक फ्लक्स से मतलब नहीं है, ये उससे मत निकाल लेना मतलब। ठीक है, बीएम का मतलब यहाँ पे वाई नॉट का स्क्वायर, वाई नॉट किसके करस्पॉन्डिंग होता है, जी आई माइनस जे बी एम के करस्पॉन्डिंग। तो बी एम की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ वाई नॉट का स्क्वायर माइनस जी आई का स्क्वायर, इससे है। हाँ, तो कौन सा है जो भी है सब 2 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ सन ब्रांच कैलकुलेट कंपोनेंट वाई नॉट इज कैलकुलेटेड। किसके हेल्प से कैलकुलेट किया जाएगा, आई नॉट डिवाइड बाई वी नॉट। विच वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो डिस्कशन था किसके करस्पॉन्डिंग, ओपन सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर विच साइड इज शॉर्ट सर्किटेड, हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड, प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी प्राइमरी कोई मतलब नहीं, हाई और लो पे करस्पॉन्डिंग किसको करते थे, हाई वोल्टेज साइड के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो विच वन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन भी बताया था क्यों, रीजन इसी वजह से डिस्कस किया था कि आप लोगों के माइंड में रहे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट वाई आयरन लॉस आर निग्लिजेबल। ठीक है, ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आयरन लॉस को क्यों निगलेक्ट कर दिया जाता है, बताओ। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत पड़ेगी। बताओ कौन बताएगा। हाँ, द करंट ऑन सेकेंडरी साइड इज निग्लिजिबल। नहीं, वो तो रेटेड करंट होती है, निगलेक्ट होता नहीं है। द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड नॉट वेरी, उससे भी मतलब नहीं है।
द वोल्टेज अप्लाई ऑन प्राइमरी साइड इज लो। नेक्स्ट वन, फुल लोड करंट इज नॉट सप्लाई टू द ट्रांसफार्मर। ये तो फुल लोड तो सप्लाई किया जाता है ना शॉर्ट, जब हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई ऑन प्राइमरी साइड इज लो, बताओ विच वन इज करेक्ट। हाँ, वेरी स्मॉल अमाउंट बता रहे थे कि 5% जो रेटेड वोल्टेज है यहाँ पे, याद है रेटेड का, अगर यहाँ पे 220 है तो उसका 5% करते थे ना, नहीं, जैसे V0 था तो उसका V0 का हमने क्या करते थे 5% ऑफ द, मतलब VSC जो यूज़ करते थे 5%, 5 to 6% जो है V0, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा हमको PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये और कम हो जाएगा तो 5% मतलब V0 का स्क्वायर, मतलब अगर आप इसी की बात करें तो 0.05 हो गया, तो 0.0 ऐसे ही देख लो ना, अगर सिर्फ इसी से कैलकुलेट करना चाहते हो तो 0.05 का होल स्क्वायर इंटू V0 का स्क्वायर डिवाइड बाई RI जो भी है वॉटेवर। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है, जिससे इसको हम लोग क्या करते थे, निगलेक्ट करते थे। शॉर्ट सर्किट हाई वोल्टेज का भी 5% लेते थे ना ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो विच वन इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर पता था, चलो कोई दिक्कत नहीं, रीजन लिखना जरूरी है। क्या लिखा है एक बंदे ने, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज गिवन टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी, थस द मैग्नेटिक लॉसेस विच आर डिपेंड अपॉन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी मिनिमम वैल्यू, गुड, हेंस आयरन लॉस इज निगलेक्टेड, ठीक है। वेरी स्मॉल वोल्टेज, तो स्मॉल वोल्टेज की वजह से जो मैग्नेटिक लॉसेस, मैग्नेटिक लॉस मतलब जो PI है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, शॉर्ट सर्किटेशन परफॉर्मेंस कंडक्टेड टू डिटरमाइन आयरन लॉस, कोर लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस। शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं, कोर लॉस की कॉपर, इसमें बताने की जरूरत है क्या होता है, कॉपर लॉस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, अच्छा इसमें बताने की जरूरत पड़ रही है, बोलो, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर 26 है, जो भी है, ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमको। हाँ, ये न्यूमेरिकल वाला है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान से। चलो, व्हेन ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट on a transformer is performed at 25 volt 50 hertz, the draw current कितना है, I1, the test is performed on 25 50 hertz and draw current I2, then बताओ कौन सा होगा, and why। बोला ना शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म हाई वोल्ट, देखो बोला है, अच्छा तो कुछ नहीं, आई की वैल्यू शॉर्ट सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग है। तो पहली बात, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट की डिस्कशन हो रहा है, नहीं, अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है तो पहला टारगेट ये रखो देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के करस्पॉन्डिंग VSC ISC और ये R ये X, ठीक है। हमने क्या क्या बताया था, VSC ISC और यहाँ पे PSC, ये क्या था, फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। और ये क्या है, रेटेड करंट, दैट इज फुल लोड करंट। और ये क्या है, वोल्टेज,
और ये यही वोल्टेज हमने था ना 5% ऑफ रेटेड वोल्टेज, मतलब V0 के करस्पॉन्डिंग। इसकी वैल्यू कम आती थी ना, याद है? हाँ, तो ISC किसके करस्पॉन्डिंग होगा? VSC अपॉन ZSC। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि जो है रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करके इंडक्टेंस से इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ISC को, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आता है ना तो बहुत सारी चीज़ें हमको यहाँ पे 2πfL के करस्पॉन्डिंग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है? तो ISC1 बाई ISC2 डिवाइड बाई दिस इक्वल टू, देखो दिस डिवाइड बाई दिस वन के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? ये F1 डिवाइड बाई F2, बस कुछ नहीं करना है। वोल्टेज दोनों के लिए क्या है? सेम है, दैट्स वाई। तो क्या हो जाएगा? सिंपली करंट हमको देखना है ना, पावर ड्रॉ बाई करंट I2, देन I2 और I1 में क्या रिलेशन होगा? पहली बात तो पहले के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 हर्ट्ज, और ये कितना? 25, तो ये हो गया 2 टाइम्स, तो I है 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है? तो जो F2 करंट है वो कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ F1, तो विच वन इज़ करेक्ट? I2 आपको क्या मिलेगी? ज़्यादा मिलेगी ना F1 से, I2 जो है ज़्यादा है ना, इस वजह से कौन सा सही होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोज़र, यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल बोला है ना, दैट्स वाई। अदरवाइज आप ऐसे करोगे, यहाँ पे बोला ना ISC2 इज़ ग्रेटर देन IS1, यहाँ पे आएगा। नहीं तो आप ऐसे लिखोगे प्लस, ऐसे अगर उस टाइप का करस्पॉन्डिंग चलोगे तो प्लस R का स्क्वायर, फिर IS2 के करस्पॉन्डिंग बात करोगे तो BSC का स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 2π, यहाँ पे F1 F2L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा IS2 डिवाइड बाई IS1। तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करना, नहीं? देखो यहाँ पे 2πfL F1 L तो सेम रहेगा प्लस R का स्क्वायर, तो 2πf2L का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो क्लोज़र रिजल्ट लाने के लिए हम R को निगलेक्ट करके हम ऐसे भी कर सकते हैं, फिर लास्ट में जाके चूँकि ये ग्रेटर आ रहा है तो दैट्स वाई आप कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ बेटर रिजल्ट यही देता है, लेकिन यहाँ से आपको आइडिया नहीं मिलता, तो हम लोग कुछ कंक्लूज़न निकालने के लिए हम R को निगलेक्ट करके हम ये फॉलो कर लेते हैं, ये रूल, ये वाला मेथड कि इसको निगलेक्ट कर दो तो क्या मिलेगा? F1 बाई F2, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एक कुछ न कुछ मिलेगा ही, ठीक है? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया जो भी क्वेश्चन नंबर था उसके करस्पॉन्डिंग। Why short circuit test is not conducted on low voltage side? Why short circuit test को not conduct किया जाता है low voltage side की तरफ? ठीक है, बोलो। Why short circuit? Difficult to arrange the low voltage supply, difficult to arrange high voltage supply, high current supply, difficult to arrange low voltage and high current supply to the low side. Short circuit test low voltage not given correct result. ठीक है, तो पहले बताओ इसमें से ऐसा कौन सा है जो हो नहीं सकता कभी भी? कौन सा? डी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन लो वोल्टेज डज नॉट गिव इवन करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलो। डिफ़िकल्ट टू लो वोल्टेज एंड हाई करंट। लो वोल्टेज और हाई करंट को मेज़र मतलब हाई करंट का देखो, जब आप लो वोल्टेज साइड की तरफ करोगे, नहीं, लो वोल्टेज साइड का मतलब हो गया कि हाई करंट साइड। नहीं, यहाँ पे कितने की बात हो रही है? जैसे 250 और 1000 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो भी है, अगर मान लो यहाँ पे 10 आ रहा है, 10 किलो एम्पियर, तो यहाँ पे किस सपोज़ करो, जैसे हमने बताया कि कुछ एक रेटिंग ले लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो कितना आ रहा जी। 250 × 10 कितना हो जाएगा?
250 kVA, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा 2.5 एम्पियर, नहीं इसी के आसपास आएगा, नहीं किलो एम्पियर है ना, तो यहाँ पे 250 मतलब 2.5 किलो एम्पियर। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसी करस्पॉन्ड ले लेते हैं। ज़्यादा बेटर है कि 10,000 ले लो तो ज़्यादा सही है। खैर चलो, अगर सिर्फ इसी को कंसिडर कर लें तो इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है कि इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है? ज़्यादा अच्छा है कि आप 10,000 ले लो, ज़्यादा सही है। अगर ये 10,000 हो जाएगा तो बाई कितना हो जाएगा 250 एम्पियर, बोलो। तो इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है कि इसको अचीव करना ज़्यादा ईजियर है? अगर दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है तो हमने क्या बताया था कि उसको प्रीफर करो जहाँ पे हमको मतलब जो इंसुलेशन सब कुछ मैटर करता है ना, कि यहाँ पे क्या होता है कि हाई वोल्टेज और लो करंट, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखो, इसके करस्पॉन्डिंग वायर की थिकनेस क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना, नहीं क्या लिखा है बोलो, क्लियर है कि नहीं? तो विच वन? सी, डिफ़िकल्ट टू अरेंज द लो वोल्टेज एंड हाई करंट सप्लाई टू द, ठीक है, लो वोल्टेज और हाई करंट सप्लाई को जो है हाँ कर सकते हैं। देखो हमने बताया था कि जब आप इसका 5% करते हैं और इसका 5 करेंगे, जैसे 250 है उसका 5% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, और कम आ जाएगा, नहीं? अगर इसका 5% करेंगे तो ये वोल्टेज क्या होगा, बहुत कम आ जाएगा, जिसको अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, नहीं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अरेंज करना। और साथ साथ हाई करंट को भी, क्योंकि हमने बताया था शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया था तो वहाँ पे वोल्टेज को रिड्यूस किया था 5%, 5 to 6% अब रेटेड, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो और कम हो जाएगा, और उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, और फिर इस करंट को भी जो है मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्या लिखा आपने? इफ़ रेटेड वोल्टेज एंड पावर इज कंसिडर वी नीडेड ओनली 5% रेटेड, हाँ वही चीज़ है ऑन हाई वोल्टेज साइड। तो विच वन इज करेक्ट? सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गुड। तो यहाँ पे सी, डिफिकल्ट टू अरेंज द लो वोल्टेज एंड हाई करंट सप्लाई टू द लो वोल्टेज साइड, ठीक है। लो वोल्टेज का मतलब समझ में आ गया ना कि क्यों लो वोल्टेज का मतलब वही 5% उससे भी कम हो जाता है, दैट्स वाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट गिव्स सीरीज पैरामीटर ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट। बताओ, ये तो सिंपल सा है जी। सीरीज पैरामीटर ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट, पैरेलल पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट से बोथ पैरामीटर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट नाइदर सीरीज नॉट पैरेलल। पहले तो डी तो नहीं होगा, आंख बंद करके। अच्छा, कोई ऐसा है जिसको देख के नहीं समझ में आ रहा है? सीरीज पैरामीटर, गुड, वाह। आयरन लॉस होता है, सॉरी कॉपर लॉस होता है ना, ठीक है, दैट्स वाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग फॉर ट्रांसफॉर्मर गिवन, ठीक है, ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर गिवन 100 kVA, हमको शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करना है। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ करंट इज नीडेड? करंट नीडेड करने के लिए I2 दिस इक्वल टू क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, 6000, कितना आएगा, 100 डिवाइड बाई 6 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ किधर परफॉर्म किया था, हाई वोल्टेज साइड, तो करंट कौन से देते हैं, रेटेड करंट ने, तो हाई वोल्टेज साइड की करस्पॉन्डिंग वाली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलो, व्हाट इज़ विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट ऑफ गिवन ट्रांसफार्मर ऑफ 10 MVA, ठीक है, और ये वोल्टेज जो भी दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको वोल्टेज और करंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग? देखो 10 MVA, ठीक है, I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग? पहली बात तो हाई वोल्टेज की तरफ होना चाहिए, 220 और ये 440 वोल्ट, ठीक है। तो VSC क्या होता है? हाई वोल्टेज का 5%, मतलब इन 5% मतलब हो गया ये 220 वोल्ट, ये तो क्लियर है। करंट कौन सी होती है? रेटेड करंट होती है, तो ये ये कितना है? 10 × 10⁶ डिवाइड बाई 220 नहीं, आप ये वाला वोल्टेज नहीं, कौन सा वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज लोगे, तो रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगी ये आएगा 2.27 के आसपास आएगा एम्पियर। तो विच वन इज़ करेक्ट? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाई वोल्टेज का 5% लेंगे और करंट रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग वाले निकालेंगे, ये नहीं कि उसको भी इस वोल्टेज करस्पॉन्ड निकालेंगे, नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन? बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, चलो जल्दी जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देख कितने लोग बताते हैं जल्दी से। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि देखो सब कवर हो गया, नहीं, हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन सीरीज बनाई ये वाली। वी ओनली गेट कॉपर लॉस फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रू और फॉल्स? शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग मिलता है हमें कॉपर लॉस, वी ओनली गेट कॉपर लॉसेज फ्रॉम शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू है, ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कौन सा लॉस पाते हैं? ओनली कॉपर लॉस ना, दैट्स वाई। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन वी गेट वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड इंडिविजुअल बोथ साइड? नो। इंडिविजुअल इसमें क्या करते हैं? देखो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग ये किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2 डैश, और ये क्या होता है? X1 प्लस X2 डैश, ये पूछा हमको। कॉम्बिनेशन है द कॉम्बिनेशन कंबाइंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड का मतलब ये R1 प्राइमरी साइड का है और ये R2 डैश क्या है? सेकेंडरी साइड, रिफर टू प्राइमरी साइड। नहीं, R2 क्या होता है? R2 डैश जो होता है, R2 डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? R2/K²। उसी तरीके से ये X1 है, ये क्या है? X2/K² के करस्पॉन्डिंग। तो विच वन इज़ करेक्ट? डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो सब कुछ कवर, इससे बाहर तो ऑब्जेक्टिव में नहीं बनता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट का ही है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बना देते हैं, जो भी है इस, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा है काफ़ी क्वेश्चन ये, ठीक है। चलो रीड करो। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन परफॉर्मेंस ट्रांसफार्मर, बताओ क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्लियर है? जो भी है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 34 या 35 जो भी है, हाँ बताओ। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन परफॉर्मेंस ऑन ए ट्रांसफार्मर विद अ सर्टेन impressed voltage at rated frequency, what will happen with short circuit test is now performed with the same magnitude of impressed voltage but at frequency higher than the rated frequency? अगर frequency क्या करेंगे? rated frequency क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो, ठीक है। तो पूछा है कि the magnitude of current will be increases, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी बोला ना क्वेश्चन में, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो में इम्प्रेस वोल्टेज हैज़ रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। व्हाट विल बी हैपन इफ़ द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज़ नाउ परफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इम्प्रेस वोल्टेज बट एट फ्रीक्वेंसी हायर दैन रेटेड? रेटेड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी कर दी जाए तो, ठीक है। तो पहले तो ISC की वैल्यू क्या होती है?
सी डिवाइड बाई यहाँ पे क्या मिलेगी आर का स्क्वायर प्लस 2πf इंटू एल। फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करोगे तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। ये बोला ना, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, फ्रीक्वेंसी को रेटेड से ज़्यादा कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो करंट क्या होगी, डिक्रीज़ करके मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बी डिक्रीजेस। व्हाट अबाउट पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, यहाँ से पावर फैक्टर के लिए बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, VSC और ISC के बीच का एंगल, मतलब R और Z के बीच, मतलब ये मिलेगा लाइक दिस वन। एक्चुअली में ये R, ये और ये Z, ये X हो गया ना। तो cos फाई की वैल्यू क्या मिलेगी, R डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो ये क्या होगा, पावर फैक्टर बोलो, ये इंक्रीजेस तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो पावर फैक्टर विल बी डिक्रीजेस। तो दोनों ही क्या होंगे, करंट का मैग्नीट्यूड एंड पावर फैक्टर दोनों ही क्या होंगे, सॉरी करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे बोलो। तो ये हो गया हमारा आज हमने जो डिस्कस किया शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सॉरी हमने जो हमारा जो डिस्कशन था वो किस पे था, जो हमारा हमने परफॉर्म किया था कि हमने जो है लॉसेस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट ये भी डिस्कस किया, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के करस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में वोल्टेज रेगुलेशन और जो दुनिया भर के और भी चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट है, कोई कुछ भी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये डाउट है, ये डाउट, उस चीज़ को हम नेक्स्ट क्लास में हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।